हेलो एंड वेलकम साथियों। प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद दीपक सर। और मैं दीपक पांचाल फिर से आप सभी के बीच आ गया हूँ एक नए अध्याय को लेकर, एक नए कंटेंट को लेकर। जैसे साथियों आप सभी को पता है कि हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था ज्योग्राफी का, जिसका नाम था लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स। उसी चीज़ को देखते हुए आज से पहले लगभग 4 वीडियोस आपके पास आ चुकी है उससे संबंधित, और आज हमारा उससे आगे कंटेंट स्टार्ट होगा, जिसमें हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि लैटिट्यूड्स लाइंस क्या होती है, क्या नहीं होती है, कितने देशों से गुजरती है, कितने देशों से नहीं गुजरती। ऐसी कुछ बातें हम उन वीडियोस में कर चुके हैं। ऐसी ही कुछ बातों को देखते हुए, ऐसी ही कुछ चीज़ों को सीखने के लिए आज हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आज हम सीखते हैं लॉन्गिट्यूड लाइंस। आज हम क्या सीखते हैं? आज का हमारा होगा लॉन्गिट्यूड लाइंस। क्या टॉपिक है आज हमारा? लॉन्गिट्यूड लाइंस। अच्छा, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको हम। आज का हमारा टॉपिक है लॉन्गिट्यूड लाइंस। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? लॉन्गिट्यूड लाइंस, जिनको हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। क्या है? देशांतर रेखाएं। और ये है पार्ट 5। आज की वीडियो कौन सी है? पार्ट 5। इस पार्ट 5 वीडियो में कैसे सीखेंगे, कैसे नहीं, जरा एक बार ध्यान से समझिए। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आया कि जी सर, लॉन्गिट्यूड लाइंस होती क्या है? अगर हम ये देखें कि लॉन्गिट्यूड लाइंस क्या होती है, तो मैंने एक ड्रॉ किया। मान लो एक ग्लोब है। इस ग्लोब पर अब हमने पीछे से जो लास्ट में बात समझी थी उससे थोड़ा सा कंपैरिजन करो। ये ग्लोब था। इस ग्लोब में हमने क्या किया था कि अगर हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं, एक लाइन बिल्कुल ठीक ऐसे खींचते हैं, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। अगर हम कोई लाइन इस तरीके से ड्रॉ करें किसी भी ग्लोब पर कि वो उसको 2 हिस्सों में तोड़ दे। कौन कौन से हिस्से? एक उत्तरी हिस्सा और एक दक्षिणी हिस्सा। ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, और ये हो गया प्यारे साथियों दक्षिणी गोलार्ध। ये कौन सा हो गया? दक्षिणी गोलार्ध। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, साउथर्न हेमिस्फीयर। कुछ ऐसे ही अगर हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ करें, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अगर एक लाइन हमने इस तरीके से ड्रॉ करी जो ग्लोब को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, जो एक था उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध, बिल्कुल कुछ इसी प्रकार से अगर हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ करें जो इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करें, एक हिस्सा हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध, एक हिस्सा कौन सा हो जाएगा? पूर्वी गोलार्ध, और एक हिस्सा हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध। एक हिस्सा कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी गोलार्ध। आई होप सो ये बात समझ में आ गई होगी। बताइए जरा, यहां तक बातें समझ रहे हैं सभी? बताइए जी, सबको यहां तक बातें समझ में आ रही है? मैं उम्मीद करता हूं ये बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसे तो हमने नाम दिया था क्या? इसको नाम दिया था भूमध्य रेखा। इसको हमने नाम क्या दिया था? भूमध्य रेखा, जिसको प्यारे साथियों हम कहते हैं इक्वेटर लाइन। इक्वेटर कहते हैं। अब जैसे इस लाइन ने इसको डिवाइड किया था, वैसे ही इसने डिवाइड किया होगा। इसको कहा जाता है प्रधान मध्यस्थ रेखा। इसको क्या कहा जाता है? प्रधान मध्यस्थ रेखा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन। ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन। जो ये प्राइम मेरिडियन लाइन है, ये ग्लोब को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, एक पूर्वी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध। जैसे इक्वेटर अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही थी, एक इस तरफ उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। अब बात आती है, अगर क्वेश्चन हमसे ये बात पूछी जाए, यहीं तक बात अगर पूछता कि कौन सी, इससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है? इससे क्वेश्चन ऐसे बनता है कि कौन सी लाइन पृथ्वी को 2 भागों में, उत्तरी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में डिवाइड करती है? तो आंसर होगा पीएम प्राइम मेरिडियन लाइन, प्रधान मध्यस्थ रेखा। कौन सी लाइन पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करती है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध? तो आंसर था आप लोगों का भूमध्य रेखा।
अगर उसने ये पूछा कि कुल देशांतरों की संख्या, कुल देशांतरों की संख्या, कि कुल देशांतर कितनी है, तो आंसर हो जाएगा 360। कितनी है देशांतर? 360। जैसे यहां पर मैंने ये कहा था कि ये सभी रेखाएं समांतर है, ये सभी रेखाएं क्या है? पैरेलल है। यहां मैंने इसमें बात कही थी कि ये सभी रेखाएं पैरेलल है, तो क्या ये सभी रेखाएं पैरेलल होगी? तो आप बताएंगे कि ये पैरेलल नहीं होती, ये समांतर या पैरेलल नहीं होती। क्लियर है इतनी बात? ये 360 डिग्री पर ये 360 लाइंस होती है, ये सभी पैरेलल नहीं होती, लेकिन सभी का एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट एक जगह होता है। लेकिन किंतु सभी का शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु, सभी का शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु एक जगह होता है या एक होता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं, इन लाइनों का सभी का शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु एक होता है। ये तो हो गई इस तरीके से। अच्छा, अब ये कैसे ड्रॉ, मतलब ये जाल इस तरीके का है क्या? अगर ये हम बात देखें कि ये जाल किस तरीके का है, कैसे है ये जाल, कैसे नहीं है, इसको आप एक बार समझो। अगर इसको हम समझे तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। इधर की बात ना हम रफ करते हैं, अब तब समझते हैं बात को। जैसे देखो, ये हमने बना दिया, क्या बनाया ये बनाया हमने ग्लोब, ये हमने प्रधान मध्यस्थ रेखा खींच दी, और सभी रेखाएं कुछ इस तरीके से कुछ ऐसे है, कुछ इस तरीके से हैं ये रेखाएं। अब बात ये समझ में आई यहां से कि अगर ये रेखाएं इस तरीके से है तो हमसे क्वेश्चन वो अब क्या बनाता है? ये जो लाइन है ये लाइन कहां से होकर जाती है? ये लंदन के, एक लंदन शहर है इंग्लैंड के, लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। एक तो खास बात ये, क्या पूरे वर्ल्ड में उसी शहर से होकर गुजरती है? और से भी गुजरती है। तो फिर इस शहर की क्या खास बात है? इस शहर की खास बात ये है कि 1884 में एक मीटिंग हुई इस शहर में। 1884 में एक मीटिंग हुई इस शहर में, और जब इस शहर में वो मीटिंग होती है तो ये बात देखी गई, ये बात को वहां से डिसाइड किया गया, इस बात का डिसीजन लिया गया कि इस लाइन को या इन लाइनों में से हम किस लाइन को मेन लाइन मानकर चले, किसको हम स्टार्टिंग पहली लाइन मानकर चले, और उसके बाद हम ये देखें कि इसके बाद ये लास्ट है, ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। ये सारी बातें 1884 में यहां पर एक वेधशाला में हो रही मीटिंग में डिसीजन लिया गया। और जब इस बात का डिसीजन लिया गया तो इस लाइन को, जो ये पीएम लाइन है, इस लाइन को मुख्य रेखा कहा गया। मुख्य रेखा कहने का मतलब इसी के ऑब्जर्वेशन में हम ये चेक करेंगे कि कौन सी लाइन पहली है और कौन सी लाइन लास्ट है। इसकी ऑब्जर्वेशन में ये चेक किया जाएगा पीएम लाइन के। तो ये 1884 में होता है, इसी कारण से क्योंकि ये ग्रीनविच शहर था तो इस लाइन का नाम ग्रीनविच रेखा भी रख दिया गया। क्या रख दिया गया? ग्रीनविच। इसका नाम क्या रख दिया गया? ग्रीनविच मीन लाइन, ये इसका नाम रख दिया गया, जिसको हमने शॉर्ट में क्या नाम दिया? जीएमटी। क्या नाम दिया? जीएमटी। से शॉर्ट में हम कहने लगे जीएमटी लाइन। जब इसे हम जीएमटी लाइन बोलने लगे तो अब यहां से बात ये हुई कि इससे हमने क्या चेक किया या इससे हमें क्या पता चला। तो इससे हमें ये बात पता चली, अगर कोई देश, ध्यान से समझना बात को, अगर कोई देश इस लाइन के पूर्वी हिस्से में है, कोई देश इस लाइन के पूर्वी हिस्से में है, तो उसका समय ग्रीनविच के समय से आगे होगा।
बड़े ध्यान से समझते चलना मेरे दोस्तों बात को, बड़े प्यार से समझना बात को। अगर कोई देश इस पूर्वी हिस्से में है जो कि गोलार्ध, ये जो पूर्वी गोलार्ध है या जो ये हेमिस्फीयर है, कौन से वाला, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, अगर कोई देश इस लाइन से इस तरफ पड़ता है तो वहां का समय इस लाइन के जो ग्रीनविच में समय माना गया, ठीक माना गया समय, कि उससे आगे समय होगा। जैसे अच्छा पहले ये बात समझ लो, अगर कोई देश इस पश्चिमी ओर है, पश्चिमी तरफ है, तो उसका समय क्या होगा, उसका समय GMT से पीछे होगा, GMT से पीछे होगा। थोड़ी सी बात को समझो, थोड़ी सी बात को ये समझा हमने कि जो GMT है, जो ग्रीनविच शहर है, ग्रीनविच शहर है, अगर मान लो वहां पर 12 बजे हुए हैं, क्लियर इतनी बात, ये जो ग्रीनविच शहर है मान लो वहां पर 12 बजे हुए हैं, तो अपना इंडिया जो है वो अपना इंडिया ईस्टर्न वाले हिस्से में पड़ता है, पूर्वी हिस्से में पड़ता है, तो भारत का समय कितना होगा, भारत का समय क्या होगा, तो यहां से बात समझ में आए कि भारत पड़ता है ईस्टर्न वाले हिस्से में, तो भारत का समय आगे होगा। तो यहां से हम लिखेंगे कि 12 बजे से आगे, 12 बजे से आगे होगा, ठीक है, चाहे वो कितना भी हो, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटे, जितने भी आगे हो सकता है वो उतने आगे होगा। अभी हम ये नहीं देख रहे कितने आगे है या कितने आगे होगा, हम देख ही रहे हैं कि समय से आगे होगा। अच्छा जी, अब अगर समय से आगे होगा तो अगर ये क्वेश्चन ये पूछ ले आप कि जी सर अगर समय से आगे होगा, 12 बजे से आगे होगा, तो कितना आगे होगा, बात समझ में आई मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर क्वेश्चन ये बन जाए कि भारत का समय ग्रीनविच लाइन से कितना समय आगे है या कितना घंटे आगे है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर दोस्तों हम कुछ इस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन सी लॉन्गिट्यूड लाइंस, कौन से देशांतर जो है वो भारत के मानक समय को बताता है। तो भारत का मानक समय, भारत का मानक समय, जो भारत का मानक समय है, जो भारत का स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम लाइन है जो भारत की, भारत के मानक समय रेखा है जो है भारत की, वो कितनी है, वो है 82.5 डिग्री ईस्ट। क्लियर इतनी बात है, वो कौन सी लाइन है, 82.5 डिग्री ईस्ट है, 82.5 डिग्री ईस्ट पर है। अर्थात मान लो मैंने ये लाइन खींची इस तरीके से, ये लाइन खींची मैंने इस तरीके से, और ये लाइन है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। तो दोस्तों ये वो लाइन है जो भारत के मानक समय को बताती है, जो भारत के मानक समय को बताएगी, वो कौन सी है, ये है। तो अब हम ये कैलकुलेट करेंगे, ये कैलकुलेट करना सीखेंगे कि इससे हमें कैसे पता चलेगा, ये लाइन हमें कैसे बताएगी कि समय इतना आगे है भारत का, कैसे पता लगेगा। देखो अब अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, 360 डिग्री घूमने का मतलब कि पृथ्वी 24 घंटे में अपना एक चक्कर ऐसे कंप्लीट कर लेती है जी साहब, ठीक है, 24 घंटे में अपना एक चक्कर कंप्लीट कर लिया। अगर पृथ्वी ने अपना 24 घंटे में एक चक्कर कंप्लीट किया है, तो क्या मैं यहां से ये निकाल सकता हूं कि 1 घंटे में कितना होगा, तो आप कहेंगे जी 1 घंटे में 360 अपॉन में 24, और इसे आपने कैलकुलेट किया तो आ गया 15 डिग्री। तो 1 घंटे में पृथ्वी कितने डिग्री घूम जाती है, 15 डिग्री घूम जाती है। यहां से भी बात थोड़ी सी और चल जाती है, आगे चलते हैं। हमने देखा कि एक यहां से अगर आप चाहो तो कुछ इस ऐसे भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, आपने 1 डिग्री देखा, 1 डिग्री को देखने के लिए 15 डिग्री को इधर ले आओ, और इसको मैंने 1 घंटे को 60 मिनट में बदल दिया। किस में बदल दिया, 60 मिनट में बदल दिया। बताओ इतनी बात समझ रहे हैं मेरी बात को, 1 घंटे को मैंने 60 मिनट लिख लिया, 1 घंटे में 60 मिनट तो होते हैं, लिख लिया हमने ऐसे। आगे चले जी साहब, आगे चले तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 60/15 और इज इक्वल टू 4 मिनट। कितना हो गया जी, 60/15 इज इक्वल टू 4 मिनट। इससे ये कंक्लूजन निकल कर आया कि पृथ्वी जो है 1 डिग्री 4 मिनट में घूम जाती है जी बाबूजी। कितने में घूम जाती है साहब, 4 मिनट में घूम जाती है, इतना। अब हम देखते हैं कि 82.5 डिग्री घूमने में या 82.5 डिग्री तक चलने में कितना समय लगेगा। देख लिया जी हमने, दोनों तरफ मैंने 82.5 की मल्टीप्लाई कर दी, 1 × 82.5 एंड हाफ
इज इक्वल टू 4 इंटू 82.5 सॉरी 82.5 ये हो गया। आपने इसमें मल्टीप्लाई की 5 चौक 20 हासिल लग गए 2 और सॉरी 4 पंजे 20 हासिल लग गए 2 और 4 दूनी 8 और 2 10 हासिल लग गया 1 4 8 32 और 1 33 और ये जीरो ही हुई यहाँ से। तो कितना समय आ गया? समय आ गया जी 330 मिनट। अर्थात पृथ्वी को सॉरी इसको 82.5 डिग्री पर अगर हम ये देख रहे हैं कि 82.5 डिग्री जितना ही आगे है तो यहाँ का समय जो है वो 330 मिनट आगे होगा। कितना आगे होगा? 330 मिनट आगे होगा। अब हम ये देखेंगे कि 330 मिनट को अगर हम घंटे में कन्वर्ट करें, कितने में कन्वर्ट करें? घंटे में कन्वर्ट करें तो क्या होगा? जब हमने 330 को घंटे में कन्वर्ट किया तो ये आया 5.5 घंटे। कितना आएगा? 5.5 घंटे। और आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखा होगा, समझा भी होगा, जब आप अपने फोन में टाइम को सेट करते हैं तो लिखा आता है प्लस GMT 5.5। कितना लिखा हुआ मिलता है? प्लस इतना लिखा हुआ मिलता है GMT। इसका मतलब ये है कि हमारा देश जो है इस GMT लाइन से 5.5 घंटे आगे। क्या लिखा हुआ मिलता है? GMT ये लिखा मिलता है और जिससे हमें ये बात समझ में आती है कि हमारा देश इस GMT लाइन से 5.5 घंटे आगे है। क्लियर है इतनी बात? ये बताइए यहां तक बात समझ पा रही है क्या मेरी? आई होप सो आपको यहां तक बातें बिल्कुल समझ में आ रही होगी, बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर आ रहा होगा बिल्कुल समझ में। ये बात होगी कि GMT लाइन से इस तरफ का समय इतने आगे होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये दो चीजें बहुत पूछी गई है, एक ये चीज पूछी गई है एग्जाम में कई बार और एक ये चीज पूछी गई है एग्जाम में कई बार कि इस बात को कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है इस बात को कि क्या कारण है कि पृथ्वी के मूवमेंट का हमें पता नहीं चलता कि वो मूव भी कर रही है नहीं कर रही। उसका कारण ये है कि 1 डिग्री अगर घूमने में उसे 4 मिनट लग रहे हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि पृथ्वी कितनी तेजी से या कितने मूव भी कर रही है नहीं कर रही। इतने स्लोली मूव करती है कि हम इस बात को ऑब्जर्व कर ही नहीं पाते। और बाकी ये कई बार पूछी गई है कि पृथ्वी 1 घंटे में कितने डिग्री मूव कर जाती है, तो 15 डिग्री मूव कर जाती है। इसे हमने ये कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करने के बाद हमने ये सारा कंटेंट चेक कर लिया। आई होप सो क्लियर है इतनी बात? वेरी गुड। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, अपनी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब अगर हमसे वो ये बात पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय समय लाइन क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा क्या होती है, इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल टाइम लाइन। अब हम बात किसकी करने जा रहे हैं? अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। किसके बारे में बात कर रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। जो इंटरनेशनल डेट लाइन होती है इसी के ठीक पीछे एक लाइन होती है जिसे कहते हैं 180 डिग्री। इसी लाइन के जो PM लाइन है इसी के ठीक पीछे एक लाइन होती है जिसे कहते हैं IDL अर्थात इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। 180 डिग्री जो होती है उसी को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अगर उसने हमसे ये बात पूछी कि जी अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, क्या अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, इंटरनेशनल टाइम लाइन। जो इंटरनेशनल टाइम लाइन होती है ये होती है 0 डिग्री लैटिट्यूड। कितने पर होती है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो होती है वो अंतर्राष्ट्रीय होती है, जिसको हम अभी मैंने बताया आप लोगों को कि GMT लाइन या PM लाइन या प्राइम मेरिडियन लाइन, प्रधान मध्यस्थ रेखा, ये जो होती है इसी को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इतनी बात समझ गए आप मेरी? यहाँ तक समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत बताइए मुझे। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड। अब प्यारे साथियों आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि कौन सी लाइन जो है, कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ऐसे समझते हैं, कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसे मैं ओरली क्वेश्चन बोल देता हूं। अगर मान लो उसने आपसे ये पूछा कि लॉन्गिट्यूड से नहीं, लैटिट्यूड से बात करते हैं। लैटिट्यूड से है प्रधान मध्यस्थ रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, तो प्रधान मध्यस्थ रेखा एक झील से होकर गुजरती है जिसका नाम है विक्टोरिया लेक। जिसका नाम क्या है? विक्टोरिया लेक।
उम्मीद है आज का कंटेंट बड़ा ही रिलेवेंट रहा होगा आपके लिए, और ये हो गया टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट अध्याय में, नेक्स्ट वीडियो में हम और नई चीज़ों को समझेंगे, नई चीज़ों को पढ़ेंगे और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखते हैं कि टॉपिक क्या स्टार्ट करेंगे, वो देख लेंगे, या आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको समझ में आ रहा है बातों को और रिलेवेंट कंटेंट लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और मिनिमम 2 फ्रेंड्स को शेयर करें वीडियो को, ताकि और ये कहे कि सब्सक्राइब करें प्लीज़। ये आप सभी का ही प्यार है जो मोटिवेट करता है और वीडियो बनाने के लिए उत्सुक रखता है और इस चीज़ के लिए एनर्जेटिक रखता है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ, एक नए जोश के साथ, आप सभी के बीच एक नई वीडियो लेकर।